नमस्कार दोस्तों, इस स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जल्दी से फटाफट आप सब लाइव आ जाइए और आज शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला को देखते हैं, ठीक ना। तो बिना देरी किए हुए जल्दी से सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि जल्दी से उपस्थित हो जाइए, ठीक। और आइए एक शानदार श्रृंखला को देखते हैं और इसके पहले शेयर और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और शानदार प्रश्नों की श्रृंखला को हल भी करते चलिए। कॉपी कलम ले लीजिए और रिवीजन करते चलिए। बस आपको कुछ करना नहीं, रिवीजन करना है। बस आपको सारी चीजें आती हैं, मुझे भी पता है, हमें भी। जो चीजें नहीं आती, दिमाग से उतर गया हो, उसे नोट डाउन कर लीजिए। बस इतना ही काम मैं आप सबसे कहूंगा। सफल होने के लिए यही एकमात्र उपाय है। बाकी कितना भी सुनिए, सुनने में समय जाता है। कॉपी कलम आप अपने पास लिए रहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक ना। तो चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? शानदार तरीके से आप सब प्रश्नों की श्रृंखला को कर रहे हैं और जल्दी से सभी लोग बताइए कौन सा होगा। आपको कॉटनी इल्बर्ट होंगे या एलिजाह इम्पे होंगे, फिलिप फ्रांसिस होंगे या इनमें से कोई नहीं? कौन सा इसका जवाब होगा? तो एकदम शानदार तरीके से सभी बच्चों का जवाब लगभग सही आ रहा है। तो एक बार भैया काम नहीं चलने वाला, इतने सदस्यों से आप लोग अपनी संख्या में वृद्धि करिए। और सर एलिजाह इम्पे जो थे, ये सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अब यहीं पे बात बनती है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना बच्चा आपको जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक ना। एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में, ठीक ना। तहत 1774 ईस्वी में इसकी स्थापना कहां हुई? तो आपको कलकत्ता में इसके स्थापना हुई। मुख्य न्यायाधीश आपको सर एलिजाह इम्पे हुए, ठीक ना। मुख्य न्यायाधीश कौन हुए? तब आप बताइएगा सर एलिजाह इम्पे। सर एलिजाह इम्पे आपको हुए। और इसके अन्य न्यायाधीश भी थे। अन्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश थे बच्चा। इसमें आप कर सकते हो हाइड, चैम्बर्स और लिमेस्टर, ठीक ना। और लिमेस्टर, यही 3 अन्य न्यायाधीश भी हुआ करते थे, हुए थे। ये बातें आप सबके लिए है। इस न्यायालय को आपको जो है दीवानी और फौजदारी, ठीक ना। दीवानी, फौजदारी, धार्मिक, राजस्व एवं नौसेना संबंधी वाद को सुनने का अधिकार था, ठीक ना। ये सारी बातें इसे सुनने का अधिकार दिया गया था और यही बड़ी बात थी। एकदम शानदार। मैं ज्यादा बता दे रहा हूं इसलिए कि कहीं भी गलतियां आप सब बिल्कुल नहीं करिएगा, ठीक ना। एकदम जबरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से आपको प्रश्नों को करना है। और देखिए, लाइट भी आ गई आप सबके आशीर्वाद से, एकदम जबरदस्त तरीके से लाइट आ गई है। अगले प्रश्न को करिए। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम आपको जो है सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया? जल्दी से बताइए, जल्दी से किसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय आपको जो है स्थापित किया गया? ठीक, चलिए जल्दी से, एकदम फटाफट जल्दी से बताइएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935, चार्टर्ड अधिनियम 1953, भारतीय संविधान अधिनियम 1950 या रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो अभी पीछे ही बताया मैंने कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत
आपको कब स्थापित हुआ? तो 1774 ईस्वी में कलकत्ता में इसके स्थापना हुई, कलकत्ता में। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए रहा और महत्वपूर्ण चीजें एकदम जबरदस्त तरीके से करते चलिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए एकदम। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, ये रहा। चूंकि गर्मी बहुत भीषण है बाबू, ठीक ना, इसीलिए जबरदस्त गर्मी है और उससे बचने का कुछ भी उपाय नहीं। चलिए आइए अगले प्रश्न में, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? 1881 में, 1861 में, 1851 में या 1871 में? कब आपको बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई? ये आपको सुपर टेट से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। क्यों? क्योंकि ये भारतीय शिक्षा के विकास में इसका अहम रोल है, ठीक ना, और ये आपको न्यायालय से संबंधित चीजों में इसका अहम रोल है। तो बताइएगा 1861 के अधिनियम के तहत आपको तीनों सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया, ठीक ना। 1861 के परिषदीय अधिनियम, अधिनियम, ठीक ना, अधिनियम के तहत आपको स्थापित किया गया। ये बातें आप सबके लिए है, ठीक ना। ये 1861 का परिषदीय अधिनियम जो था, ये प्रथम परिषदीय अधिनियम था, परिषदीय अधिनियम था। इसी अधिनियम के तहत भारत में पहली बार आपको दंड संहिता लागू हुआ, ठीक ना, लागू हुआ। इसी अधिनियम के तहत वायसराय को वीटो पावर दिया गया, वीटो पावर आपको जो है पावर दिया गया। ये बातें भी आप सब याद रखे रहिए। साथ ही साथ आपको इसी अधिनियम के तहत एक बातें और हुआ कि वायसराय को प्रांतों के नामों में परिवर्तन, वायसराय को प्रांतों के नामों में परिवर्तन या नए प्रांत के गठन का अधिकार दिया गया, प्रांत के गठन का अधिकार, ठीक ना, गठन का अधिकार दिया गया। ये बातें भी आप सब याद रखे रहिए, गलतियां मत करिएगा, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण बातें। और इसी अधिनियम के तहत वायसराय के कार्यकारिणी में 3 भारतीयों को नियुक्त किया गया। इसी अधिनियम के तहत वायसराय के कार्यकारिणी में 3 भारतीय शामिल किए गए, ठीक ना। तो ये बातें आपको 3 भारतीय, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव, ये बातें आप सबको हुई। चलिए नेक्स्ट देखिए, 20 अगस्त 1917 ईस्वी के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? मिंटो घोषणा के नाम से, मार्ले घोषणा के नाम से, या मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से, या चेम्सफोर्ड घोषणा के नाम से। तो 20 अगस्त 1917 ईस्वी को भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की जाती है, जिसका समर्थन भारतीय उदारवादियों के द्वारा किया जाता है। और इसी घटना को मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से, या इसे ही अगस्त प्रस्ताव, ठीक ना, अगस्त
अगस्त घोषणा प्रस्ताव ने अगस्त घोषणा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना, नाम से भी जाना जाता है। ये मॉन्टेग्यू कौन थे? तो मॉन्टेग्यू जो थे ये भारत सचिव थे। क्या थे? भारत सचिव हुआ करते थे, ठीक, भारत सचिव के पद पर थे और इन्हीं के द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट में आपको जो है एक घोषणा किया जाता है जिसे हम आपको अगस्त घोषणा के नाम से जानते हैं। निम्न में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 के को गुलामी का अधिकार पत्र कहा? ठीक ना, गुलामी का अधिकार पत्र किसके द्वारा कहा गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद अली जिन्ना साहब, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी? ये आपको इनमें से कौन व्यक्ति थे जिन्होंने घोषणा का अधिकार पत्र कहा? तब बताएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम को गुलामी का घोषणा पत्र कहकर संबोधित करते हैं और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा भी 1935 के अधिकार पत्र को आपको जो है कि समाप्त करने की बातें कही जाती है, निंदा की जाती है। लेकिन आगे चलकर भारतीय संविधान का सर्वाधिक भाग 1935 के अधिनियम से ही लिया गया है। कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रख लीजिएगा। भारतीय संविधान का सर्वाधिक भाग 1935 के अधिनियम से लिया गया है। ये हर एक बात को याद करते चलिएगा, ठीक ना। यहां पे मैंने आप सबको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं, ठीक। अधिनियम, अगली बात में आप सब कह सकते हैं कि संघीय भारत को संघीय क्षेत्र के रूप में इसी अधिनियम के तहत भारत को संघीय क्षेत्र का दर्जा इसी अधिनियम के तहत दिया गया। इसी के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। यद्यपि यह न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, सर्वोच्च न्यायालय इंग्लैंड स्थित प्रिवी काउंसिल ही थी, ठीक ना। इसके बाद आप सब कह सकते हैं कि इसी के तहत वर्मा को भारत से अलग किया गया, भारत से अलग किया गया, ठीक ना, अलग किया गया। और महत्वपूर्ण बातें, इसी के तहत आपको जो है आरबीआई की स्थापना की गई। और महत्वपूर्ण बातों में आप कह सकते हो कि इसी अधिनियम के तहत अंतरिम सरकार का गठन किया गया। ये सारी बातें बच्चा आप सबके लिए इसी से है, इससे बाहर की चीजें आपसे नहीं पूछी गई है। ये बातें आप सबको पता होना चाहिए, ठीक ना। तो ये उम्मीद करते हैं कि सारे लोग यहां से गलतियां नहीं करोगे, ये यही एक आशा भरे उम्मीद भरे आप सबसे है। चलिए, राजपूत परिवारों की शिक्षा के लिए निमित्त बने विद्यालयों में से कौन सर्वप्रथम स्थापित किया गया? यानी राजपूत परिवार के बच्चों के पढ़ने के लिए पहला आपको विद्यालय कौन सा स्थापित किया गया? इंदौर का दिल्ली कॉलेज, ठीक ना, या आपको जो है कि राजकोट का आपको राजकुमार कॉलेज, या अजमेर का मेऊ कॉलेज, या जयपुर का आर्ट्स कॉलेज? कौन सा कॉलेज आपको जो है स्थापित किया गया? तब बताएगा कि लॉर्ड मेऊ के द्वारा, चूंकि लॉर्ड मेऊ जो था ये महारानी विक्टोरिया का द्वितीय पुत्र था, ठीक ना। लॉर्ड मेऊ महारानी विक्टोरिया का दूसरा पुत्र था और इसकी हत्या भारत में ही एक अफगान के द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप में
की गई थी, ठीक ना, घूमने गया था, वहीं पे इसकी हत्या हो जाती है। अजमेर के मेयो कॉलेज की स्थापना आपको लॉर्ड मेयो के द्वारा 1800 आपको जो है के 1869 ईस्वी में किया गया था। 1869 ईस्वी में आपको जो है किसके लिए, तो राजघराने के लड़कों को पढ़ने के लिए। साथ ही इसके बाद इनके द्वारा राजकोट में भी आपको विश्वविद्यालय, जो भारत के राजा महाराजा थे उनके बच्चों को पढ़ने के लिए राजकोट में भी एक महाविद्यालय स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, ये वीडियो के शानदार बुक हमारी संस्था की ओर से, उसके साथ ये आपको एक फ्री टेक्स्ट बुक भी है, तो जल्दी से आप लोग परचेज करिए। और परीक्षा बिल्कुल नजदीक है। लेखपाल की चारों श्रृंखला आप सबके सामने है। ग्राम समाज एवं विकास, सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और सामान्य गणित, तो सभी श्रृंखलाएं आप सबके सामने हैं। आप इसे परचेज कर सकते हैं और आपके सुनहरे भविष्य में ये काफी सहायक भी सिद्ध होगा, यही उम्मीद भी हम सब करते हैं, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखिए अगले प्रश्न की ओर। किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय के स्थापना हुई? किसके सतत प्रयत्नों से हुए? आपको दयाराम जिंडूमल के, डीके कर्वे के, रमाबाई या महादेव गोविंद रानाडे? तब बताएगा कि महादेव डीके कर्वे, ठीक ना। डीके कर्वे के प्रयास से आपको बंबई में 1916 ईस्वी में, कब? 1916 ईस्वी में प्रथम महिला विश्वविद्यालय आपको जो है के स्थापना होती है। और इस विश्वविद्यालय का नाम डीके कर्वे अपने पत्नी के नाम पर रखते हैं, ठीक ना। तो ये बातें भी याद रखे रहिएगा। निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया, ठीक ना। तो ये आपको अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय को, या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को, या इलाहाबाद विश्वविद्यालय को? तो बताइएगा कि सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय किसे घोषित किया गया? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे हम सब काशी विद्यापीठ, काशी हिंदू कॉलेज के नाम से जानते हैं, या BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ। इसके आपको जो है कि उद्घाटनकर्ता कौन थे, यानी किसके नेतृत्व में हुआ? तो मदन मोहन मालवीय, ठीक ना। मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में आपको हुआ। इसके मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि तब बताएगा कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो थे ये सेकंड यही मुख्य अतिथि के रूप में थे। या उद्घाटनकर्ता, ये भी पूछ सकता है, मुख्य अतिथि या उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो आपको लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। और इसी अधिवेशन में गांधी जी द्वारा सर्वप्रथम जन संबोधन किया गया था। सर्वप्रथम जन संबोधन, ठीक ना, संबोधन किया गया। ये आपको कितने तारीख को? तो ये बसंत पंचमी के दिन किताबों में 4 फरवरी लिखा है, ठीक ना। बसंत पंचमी के दिन इसके स्थापना की गई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में पश्चिमी शिक्षा पद्धति का मैग्ना कार्टा निम्न में से कौन सा था? पब्लिक इंस्ट्रक्शन कमेटी 1923 की रिपोर्ट, या आपको 1813 का चार्टर एक्ट, या सर चार्ल्स वुड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स 1854 का डिस्पैच, जिसे चार्ल्स वुड का डिस्पैच भी कहते हैं, या हंटर कमीशन? तब बताएगा
इनमें से कौन सा बड़ा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप सबके सिलेबस में इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक ना। तो बताइएगा, सर चार्ल्स वुड सेक्रेटरी स्टेट 1954 के रिपोर्ट के आधार पर है, इसे है भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक ना। भारतीय शिक्षा का, आधुनिक भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है बच्चा महाधिकार पत्र, महाधिकार पत्र के नाम से इसे जानते हैं। अब देखो भैया, ये आपको इसी के तहत 1857 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता, बंबई एवं मद्रास विश्वविद्यालय के स्थापना किया गया, ठीक ना। विश्वविद्यालय की स्थापना आपको हुई, ठीक ना, स्थापना हुई। इसी के तहत आपको सर्वप्रथम महिला शिक्षा पर बल दिया गया, सर्वप्रथम महिलाओं के शिक्षा पर, महिलाओं के शिक्षा पर, ठीक ना, शिक्षा पर बल दिया गया, ठीक, बल दिया गया। ये बातें भी आप सब याद कर लीजिए, जान लीजिए, चीजें आपके सामने हैं, इतनी बातें ये आप सबके लिए है, ठीक। तो पढ़ते चलिए, बस एक सरसरी नजर से देखते चलिए, बाकी की चीजें कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। केंद्र में द्वैध शासन का सिद्धांत किस अधिनियम से लागू किया गया? ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया। केंद्र में द्वैध शासन कब लागू किया गया? 1909 में, 1919 में, 1935 में। तब बताइएगा, केंद्र में द्वैध शासन बच्चा 1935 के अधिनियम के तहत, और 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में, ठीक ना, प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन आपको लागू किया जाता है, ठीक। और 1909 के अधिनियम के तहत आपको क्या किया जाता है? तो इसमें आपको जो है पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली, ठीक ना, पृथक निर्वाचन प्रणाली के आधारशिला रखे गए। यदि बात की जाए द्वैध शासन के सिद्धांत का आपको इतिहास, तो द्वैध शासन सिद्धांत ऐसे कर लो और इसे लिख दो। जनक किसे कहते हैं? तो लियो कार्टेज को कहा जाता है। लियोनीसियस कार्टेज भी कहीं कहीं लिखा है। सर्वप्रथम लागू कब हुआ? तो आप बताइएगा 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक रहा। कहाँ? तो बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में, बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में आपको ये लागू रहा, ठीक ना। आपको सर्वप्रथम इसे समाप्त कौन किया? सर्वप्रथम समाप्त, तो समाप्त इसे 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स करता है, ठीक ना। हेस्टिंग्स जो है ये करता है, ये बातें भी याद रख लीजिए। अब इसे संवैधानिक रूप से सर्वप्रथम कब आया? संवैधानिक घोषणा इसके कब की गई? तो बताइएगा 1784 आपको जो है 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक ना, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत इसकी घोषणा हुई। और कब तक रहा? तब बताइएगा 1858 ईस्वी तक रहा। ये इसका एक छोटा सा इतिहास हुआ और उम्मीद करते हैं कि आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसे सारी बातें पता न चल गई हो, चीजें आपको बेहतरीन ढंग से याद भी हो गया होगा।
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? ये जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी से, या आपको कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी से, या ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तब आप प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि आपको जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन जो है ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित है और इसे ही क्योटो सम्मेलन के नाम से जानते हैं। और 2005 ईस्वी में क्योटो सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ठीक ना। इसे क्योटो सम्मेलन भी कहते हैं और ये संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन जो है जलवायु परिवर्तन पर इसी से संबंधित आपको माना जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए भैया, मानव की कौन सी क्रिया जलवायु में सर्वाधिक प्रभावित होती है? कौन सी क्रिया भाई? ये मत्स्य उद्योग या खनन या कृषि या निर्माण? तब बताएगा ये बड़ा ही कॉमन सेंस वाला प्रश्न है तो टफ, ठीक ना। लेकिन कॉमन सेंस से यदि प्रश्न का जवाब देंगे तो गलती नहीं होगा, ठीक। तब बताएगा कि कृषि ये कौन सा क्रिया है? तो कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जो कि, और वैसे भी कृषि किस पर निर्भर है? जलवायु पर आश्रित है, ठीक ना। जलवायु पर आश्रित है, आश्रित, ठीक ना, आश्रित है और ये सबको पता है। और सर्वाधिक प्रभाव और ये इसी पर पड़ता है क्योंकि प्रत्येक ऋतुओं में अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग फसलें बोई जाते हैं। किसी में आपको जो है रबी, खरीफ, जायद, व्यापारिक फसलें, ये सारी बातें हम सबने पढ़ा देखा जाना, ठीक ना। तो इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए रहा। नेक्स्ट देखिए, हिंदी इंडिविजुअल आप सबके लिए है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, नया बैच प्रारंभ है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और आप सबके सुनहरे भविष्य के लिए ये काफी लाभदायक भी होगा। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन का उत्सर्जक है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, चीन, भारत या यूरोपीय संघ? तब इस प्रश्न के जवाब में बच्चा दीजिएगा कि पहले तो आपको अमेरिका कार्बन का सबसे बड़ा उत्सर्जक था, लेकिन वर्तमान में चीन जो है अपनी वैश्विक स्थिति मजबूत करने के लिए, विश्व के अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से अब पहले स्थान पर आ गया है और ये सबसे अधिक कार्बन का उत्सर्जन कर रहा है। निम्नलिखित गैसों में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? पूछ रहा है, नहीं है। CO2, CH4, N2O या O2? कौन सा नहीं है बच्चा? तब बताएगा भैया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। लेकिन ऑक्सीजन जो होता है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है, जबकि जलवाष्प ग्रीन हाउस गैस है। आपको जो है कि फ्लोरीन ग्रीन हाउस गैस है, CFC ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन आपको जो है कि ऑक्सीजन ग्रीन हाउस नहीं है। लेकिन ओजोन O3 यदि लिख दिया जाए तो वो भी ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत में बजट का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इकोनॉमिक्स से भी है और हिस्ट्री से भी प्रश्न है। बजट शब्द सर्वप्रथम फ्रांस में इस्तेमाल किया गया और बजट जो है इसका शाब्दिक अर्थ बकेट या क्या बजट कुछ बोलते हैं, फ्रेंच वर्ड, जिसका अर्थ होता है आपको चमड़े का थैला, ठीक ना, और उसी से बना है। भारत में सर्वप्रथम बजट आपको जो है कब प्रस्तुत किया गया? तो 1960 ईस्वी में आपको 1860 ईस्वी में आपको सर्वप्रथम बजट प्रस्तुत किया गया। किसने प्रस्तुत किया? तो जेम्स विल्सन महोदय के द्वारा पहली बार 1860 में प्रस्तुत किया गया। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुआ करते थे, ठीक ना। ये आपको प्रमुख बातें रही और इसी के
बाद आपको जो है एक तरह से गणतंत्र भारत का प्रथम बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो जॉन मथाई, ठीक ना। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट कौन प्रस्तुत करता है? तब क्या बता देंगे? तो षणमुख चिट्टे या सिट्ठे जो है ये इनके द्वारा। जब आपसे पूछे कि प्रथम प्रधानमंत्री जो बजट प्रस्तुत किए, प्रधानमंत्री जो बजट प्रस्तुत किए, ठीक ना, बजट प्रस्तुत किए, तब बताएगा पंडित जे.एल. नेहरू, ठीक ना। पीटे नेहरू जो थे इन्हीं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और प्रथम महिला जिसने बजट प्रस्तुत किया, तब जवाब दीजिएगा आपको श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। लेकिन जब पूछे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम महिला वित्त मंत्री जिन्होंने बजट प्रस्तुत किया, ठीक ना, प्रस्तुत किया, तो निर्मला सीतारमण, श्रीमती निर्मला सीतारमण, ठीक ना। सीतारमण जी आपको जो है सीतारमण यही आपको बजट प्रस्तुत करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए रहा, ठीक ना। ये आपको जो है एक वर्ष समिति के सुझाव पर 1924 ईस्वी में रेल बजट को आम बजट में शामिल कर दिया गया, लेकिन 2017 ईस्वी में आपको जो है कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया या नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया समिति की सिफारिश पर पुनः रेल बजट को आम बजट में शामिल कर दिया गया है। ये बातें आप सबके लिए भी है। चलिए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहां है? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना जो है, स्थापना कब हुई? तो जुलाई 1944 ईस्वी में इसके स्थापना हुई। इसमें आपको जो है मुख्यालय कहां है? तो इसका मुख्यालय बच्चा डीसी वाशिंगटन आपको जो है इसका मुख्यालय है। इसके आपको जो है कि कह सकते हो कि सदस्य देश कितने हैं? तो सदस्य देश बच्चा इसमें 189 सदस्य देश हैं, ठीक ना। जब पूछे कि इसके भी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, वर्तमान निदेशक कौन है, ठीक ना, निदेशक कौन है, तो बताइएगा क्रिस्टीना जॉर्जीवा जो है ये आपको वर्तमान में इसके जो है कि अध्यक्ष के रूप में या निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण बातें रही। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? सुमिलित नहीं है कौन सा? एक तरफ बोमडिला दर्रा, सिपकिला, जोजिला और नाथुला है। अरुणाचल प्रदेश, अच्छा हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और मेघालय। अच्छा भैया, कौन सा सुमिलित नहीं है? तो नाथुला दर्रा बच्चा, ये आपको जो है नाथुला दर्रा कहां है? तो सिक्किम में है, ठीक ना। सिक्किम में नाथुला दर्रा है। तो इस तरह से आपको जो है ये अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है, ये रॉन्ग आंसर हुआ। चलिए अगले प्रश्न में। यूपी ट्रिपल एस से वीडियो शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से पढ़ाया गया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ सुपर टेट की भी बैच हमारी संस्था की ओर से संचालित है, ये भी आप सबके सुनहरे भविष्य में काफी सहायक सिद्ध होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बांध सुमिलित नहीं है? ये बांध है एक तरफ बांध, ये देखिए क्या भैया काहे गलती ऐसा किए हैं, यहां बांध होगा ना, बांध एवं नदी, ठीक। ये दोनों बातें
अलग अलग कर दीजिए। बांध गांधी सागर, तिलैया, सरदार सरोवर, चंबल, नर्मदा, कृष्णा, कोनार। तब भैया तिलैया बांध मैंने दूसरी तीसरी बार करा रहा हूं। बराकर नदी पर आपको तिलैया बांध है। तो इस तरह से आपको जो है कौन सा अशुद्ध है, तो आपको जो है ये प्रश्न बिल्कुल, ये प्रश्न मैं इसलिए बार बार कि बांध हो ना, आप गलतियां न करिएगा। भारत के प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं को अच्छे तरीके से पढ़कर जाइएगा। और ये आप सबसे कई बार प्रश्न पूछा गया है और पूछा जाएगा भी। माही सुगंधा निम्न में से किस किस्म के आपको किस प्रजाति की फसल है? गेहूं, सूरजमुखी, सरसों या धान की? तो माही सुगंधा जो है ये धान की एक उन्नत प्रजाति की आपको बीज है, हाइब्रिड बीज है, ठीक ना। और सुगंध वाले धान के फसल यह मानी जाती है, ठीक। नेक्स्ट, भारत में एग्रो इकोलॉजी जोन यानी कृषि व्यापारिक क्षेत्रों के कुल आपको संख्या निम्न में से कितनी है? तो एग्रो इकोलॉजी आपको जोन कृषि व्यापारिक क्षेत्र, सस्य कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र पूछ रहा है, ठीक ना। इकोलॉजी क्षेत्र, न कि सस्य आपको जो है जलवायु क्षेत्र पूछ रहा है। यदि पूछा जाए तो भारत में कुल सस्य जलवायु क्षेत्र आपको जो है सस्य जलवायु क्षेत्र कितनी है? जलवायु क्षेत्र तो 15 है, लेकिन इकोलॉजी जोन जो है ये आपको 20 होगा, ठीक ना। तब ये दोनों बातें अलग अलग हैं। आपको जो है एग्रो इकोलॉजी कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की संख्या 20 है और सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या 15 है। जबकि उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या आपको जो है ये आपको कितने हैं, तो बता दीजिएगा कि 9 है, ठीक। चलिए, भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, किस प्रकार की शक्ति है? ये विधायी शक्ति है, कार्यकारी शक्ति है, अर्ध न्यायिक शक्ति है या आपको न्यायिक शक्ति है? तो अध्यादेश आपको जारी कहां से करते हैं? तो अनुच्छेद 123, ठीक ना। अनुच्छेद 123 के तहत आपको जारी करते हैं, ठीक ना, जारी करते हैं। और संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश प्रख्यात करने की शक्ति है। कहां से लिया गया है? तो 1935 के अधिनियम से लिया गया है, ठीक ना। अधिनियम से आपको लिया गया है, ठीक। और यह एक प्रकार की विधायी शक्ति है। क्या है? तो ये राष्ट्रपति के विधायी शक्ति मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट देख भाई, हाल ही में अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। यह किस राज्य में है? तो अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य जो है ये आपको असम में है, उत्तराखंड में है या आपको उत्तर प्रदेश में है या राजस्थान में है? तो इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि अस्कोट आपको जो है उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड के किस जिले में यदि बात की जाए आपसे तो बताइएगा पिथौरागढ़ जिले में आपको स्थित है। कहां पे? पिथौरागढ़, ठीक ना। पिथौरागढ़ जिले में आपको यह स्थित है, ठीक। तो ये सभी वन लाइनर टाइप के प्रश्न है और इसे कभी भी चूकिएगा नहीं, ठीक। और चूके तो गए, ये बातें भी उतने ही कड़वी है जितना कि बोल रहा हूं। राजस्व लेखपाल शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से पढ़ाया गया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई? तो अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना 28 मई 1989, 28 मई 1990, 28 मई 1991 या 92 में आपको डेट यही है। तो 28 मई 1990 ईस्वी को अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया और उस समय भारत के प्रधानमंत्री वीपी सिंह हुआ करते थे। तो वीपी सिंह के समय में आपको अंतरराज्यीय परिषद के स्थापना हुई, ठीक। तो ये बातें आप सबके लिए रहा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? 12 अक्टूबर 1993, 12 अक्टूबर 1992, 12 अक्टूबर 1994 या 12 अक्टूबर 1991? तब बताएगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को हुई और प्रथम आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? तो न्यायमूर्ति आपको श्री रंगनाथ मिश्र हुए। और वर्तमान में कौन है ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। मैंने बताया है मिश्रा जी भी हैं और वर्तमान में कौन है ये कमेंट बॉक्स में आप सब बताएंगे कि कौन है। प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? के सुंदर या सुशील चंद्रा, वीएस रमा देवी या सुकुमार सेन? आपको जो है ये कौन है ये बताना है, आप सबको बताना है। जल्दी से बताइए कि कौन है, ठीक ना। तो बताइएगा निर्वाचन आयोग के स्थापना कब हुई? स्थापना तो 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई, ठीक ना। और इसी कारण 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक ना, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में हम सब मनाते हैं। और तो और ये आप कह सकते हैं कि सुकुमार सेन जो थे ये पहले आपको निर्वाचन आयुक्त थे। और प्रथम महिला, ठीक ना, प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त, ठीक, निर्वाचन आयुक्त कौन है? आयुक्त ये कौन है? तो ये आप सब बताइएगा। और आपको बता दें वर्तमान में आपको ये है और इनका कार्यकाल कै तारीख तक है? तो 22 मई तक, 22 मई 2022 तक इनका कार्यकाल है, ठीक ना। 22 मई 2022 ये इनका कार्यकाल है। और इसके बाद यानी कौन 25वें दे दिया है, 25वें आपको कौन निर्वाचित होंगे ये ... आप बताइएगा 25वें निर्वाचन आयुक्त कौन होंगे? ये 24वें थे, ठीक ना, 24वें नंबर पर थे ये। और 25वें भारत के निर्वाचन आयुक्त कौन होंगे? कमेंट बॉक्स में आप लोगों का भी कुछ काम बनता है, सिर्फ पका पकाया खाइए नहीं, कुछ खोजने की जानने की भी कोशिश करिए, यही सफलता का राज है, ठीक ना। जब तक खोजेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक दिक्कतें आएंगी। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग यानी एससी और एसटी को अलग किया गया? ये 89वां संविधान संशोधन 2003 या 89वां, अरे भैया एक ही संविधान संशोधन 3, 5, 2, 6 इनमें से कौन सा आपको होगा? तब आप बताइएगा कि ये आपको 89वां संविधान संशोधन 2003 के तहत एससी एसटी आयोग को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग कितने सदस्यीय था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका गठन जो है 1953 ईस्वी में आपको गठन किया गया। और इसने रिपोर्ट कब सौंपी? ठीक, रिपोर्ट तो रिपोर्ट इसने 1955 ईस्वी में सौंपी। ये कितने सदस्य थे? तो सदस्य आपको जो थे ये 3 सदस्यीय थे, 3 सदस्य थे, ठीक ना, 3 सदस्य। कौन कौन थे ये भी आप जान लो। तो ये 3 इसका जवाब ले लीजिएगा। आपको न्यायमूर्ति फजल अली, ठीक ना, फजल अली, ये फजल अली साहब ही अध्यक्ष थे। क्या थे? ये इस आयोग के अध्यक्ष थे। और आपको हृदयनाथ कुंजरू साहब थे। और के.एम. पणिक्कर साहब जो थे यह त्रिसदस्यीय थे। और इस रिपोर्ट के अनुसार क्या सौंपे? तो आपको भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा। भाषा
भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा, यह रिपोर्ट सौंपा गया। और इसी के बाद आपको राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम आया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम आपको जो है ये 7वां संविधान संशोधन 1900 आपको जो है 56, इसी के तहत आपको जो है लाया गया। ये प्रमुख बातें रही। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख भाई, ये एनटीए नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट हमारी संस्था की ओर से आप सबके लिए जारी है। आप इसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहां है? छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल या बिहार? तो इंद्रावती छत्तीसगढ़ में आपको जो है छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट देखिए, चीन द्वारा बनाए गए कृत्रिम सूर्य में कितने डिग्री सेल्सियस तापमान निकलता है? ये करंट का क्वेश्चन है। और भैया 7 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये चीन के द्वारा, ये करंट सब लोग नोट कर लिया करिए। रोज का करंट मैं बताता हूं तो ये आपने कॉपी कलम में खोलकर बड़े ही सावधानी पूर्वक नोट किया करिए। ये भी आपको करंट का ही, अब करंट आपको चालू हो गया है, ठीक ना, करंट मिल रहा है। हाल ही में प्लास्टिक पार्क का निर्माण आपको कहां किया जा रहा है? असम में, तेलंगाना में, कर्नाटक में या राजस्थान में? तो कर्नाटक के मैंगलोर में, ठीक ना, मंगलौर में, आपको कर्नाटक के मंगलौर में किया जा रहा है। चेरुथानी बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये चेरुथानी बांध जो है ये केरल में है। कहां पे? केरल में है और पेरियार नदी पर स्थित है। कहां पे? पेरियार नदी पर आपको स्थित है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय रुपए को चालू खाते में पूर्णतः परिवर्तनीय कब बनाया गया? 1994, 95, 96 या 97 में? तो बताइएगा 1994 ईस्वी में ये भारतीय रुपए को चालू खाते में यानी करेंट खाते में पूर्णतः परिवर्तनीय बताया गया। ठीक, नेक्स्ट, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल शानदार तरीके से हमारे संस्था की ओर से आपको पढ़ाया गया है। एक बार मैं सबसे विनय निवेदन करूंगा कि क्लास को शेयर और लाइक करना बिल्कुल भूलिएगा नहीं, और सभी लोग जरूर से यदि सुनेंगे तो करिएगा। मैं कोशिश यही करता हूं कि आपको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके दे सकूं, ठीक ना। हाल ही में किस देश में प्लास्टिक की बर्फबारी हुई? तो प्लास्टिक की बर्फबारी पूछ रहा है, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, अलास्का या रूस में? तो आपको जो है स्विट्जरलैंड में, ये ईवीएस से संबंधित करंट का मुद्दा है लेकिन ईवीएस का है, ठीक ना। और नॉर्वे में पहली बार आपको कौन सी वर्षा? तो अम्लीय वर्षा हुई थी। अम्लीय वर्षा सर्वप्रथम आपको नॉर्वे में हुई थी, सर्वप्रथम, ठीक ना। अम्लीय वर्षा आपको प्रथम बार कहां हुई? तो नॉर्वे में हुई थी। ठीक, चलिए, हाल ही में कौन कंपनी प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनी, यानी प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेगी? तो वो कंपनी आपको डाबर बनी। डाबर जो है प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी के रूप में बनी है। एनटीपीसी ने किसके साथ मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन पाइप्ड प्राकृतिक गैस के मिलाने पर समझौता किया है? टीपीएल, सीएनजी, जीजीएल या ओएनजीसी? तो बताइएगा गुजरात गैस लिमिटेड जीजीएल के साथ मिलकर, इसका पूरा नाम गुजरात गैस लिमिटेड है, ठीक ना। गुजरात गैस लिमिटेड, ठीक, लिमिटेड के साथ मिलकर आपको जो है समझौता किया है। भारतीय वैज्ञानिक बेंगलुरु के विशेषज्ञों ने किस नदी में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की है? तो बताइएगा कि ये गंगा में, नर्मदा में, कावेरी में या ब्रह्मपुत्र में? तो कावेरी नदी में आपको जो है, ये भी करंट का क्वेश्चन है और करंट अपडेट करते चलिए। ये मैं करंट में बार बार आप सबको पढ़ा रहा हूं, ठीक ना, गलती नहीं करिएगा, करंट अपडेट होते चलिए। 75वीं संतोष ट्रॉफी, ये भी आपको करंट का है,
और संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से है, ठीक ना, फुटबॉल से संबंधित। फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय गेम, दुनिया का सबसे लोकप्रिय गेम है, ठीक ना, लोकप्रिय खेल आपको माना जाता है। ये बातें भी याद रखी रहिए, ठीक। अब देखिए संतोष ट्रॉफी, इसकी सर्वोच्च संस्था क्या है? तो फीफा, ठीक ना, फीफा जो है इसकी सर्वोच्च संस्था है। जैसे आपको आईसीसी क्रिकेट के लिए, वैसे फीफा है। तो ये आपको केरल ने आपको पश्चिम बंगाल को हराकर जीत लिया है, 3-2 से इसे जीता है। नेक्स्ट देखिए, ये नितिन सर के द्वारा हैंड रिटन नोट्स है, इसे आप परचेज कर सकते हैं और ये आपके सुनहरे भविष्य के लिए काफी फायदेमंद भी होगा, ठीक ना। 8 बजते बजते थकान होने लगती है, ठीक। चलिए कोई बात नहीं, एकदम जबरदस्त तरीके से आप सब लगे हैं, इसके लिए आप सबको ढेर सारी शुक्रिया, ठीक ना। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस राज्य ने मुख्यमंत्री मितान, आपको जो है मुख्यमंत्री मितान योजना कार्यक्रम शुरू किया है? महाराष्ट्र ने, राजस्थान ने, छत्तीसगढ़ ने या पंजाब ने? तो मुख्यमंत्री मितान योजना राजस्थान राज्य के द्वारा आपको प्रारंभ किया गया है। किसके द्वारा? आपको राजस्थान के द्वारा, या नहीं भैया राजस्थान, अच्छा हाँ ठीक ना, मुख्यमंत्री मितान कार्यक्रम ये छत्तीसगढ़ के द्वारा, किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ के राज्य के द्वारा आपको मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू किया गया है। एकदम थक गया हूं। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान के मियां का बड़ा स्टेशन, ये नाम था, का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? महावीर नगर हाल्ट करा दिया गया है, या महेश नगर हाल्ट, महादेव नगर हाल्ट या कैलाश नगर? तो बताइएगा, महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है, ठीक ना। ये बातें भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, किस देश की क्रिकेट टीम विश्व की नंबर 1 रैंकिंग वाली 2020 क्रिकेट टीम बनी है? तब बताइएगा कि भारत जो है, भारत दुनिया का नंबर 1 स्थान पर 2020 टीम के मामले में है, ठीक ना। 2020 आपको में भारत का स्थान पहले नंबर पे है। इंटरनेशनल मिड वेव्स डे कब मनाया जाता है? मिड वेव्स डे, इंटरनेशनल मिड वेव्स डे आपको 5 सितंबर को, 5 मई को, 9 मई को, 4 मई को या 8 मई को कब मनाया जाता है? तो बताइएगा कि यह 5 मई को आपको आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट, ये आपको वीडियो शानदार तरीके से हम सबने प्रयास किया है, आपके लिए इसमें फ्री है। साथ ही साथ आप सबको बता दें, लेखपाल का भी बैच जिनका भी है जरूर से परचेज करिएगा और पढ़िएगा। आयुर्वेदिक पर्सनल केयर ब्रांड मेडिमिक्स जो है ये साबुन बनाती है, ने हाल ही में अपना किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है? रेखा को, कैटरीना को, नीतू कपूर को या जूही चावला को? तो ये सब तो बुढ़िया हैं, यही आपको जो है नवी नवेली है। और ये कैटरीना कैफ जो है विक्की जैन के साथ, विक्की कौशल के साथ, ठीक ना, विवाह की है और यही नई नवेली है, तो यही आपको इन्हें ही ब्रांड बनाया गया है, ठीक। सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड का ये, ठीक। भारत से किसने 4 मई 2022 को, 4 मई 2022 को दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन, ठीक ना, नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया था? सुश्री मेटे फ्रेडरिक सेन ने, या श्री जोनास गहर स्टोर ने, पीएम नरेंद्र मोदी ने या सुश्री सना मारिन ने? तो बताइएगा, श्री जोनास गहर स्टोर के द्वारा भाग लिया गया था। विश्व प्रेस सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो 2021 में पूछेगा तो आपको 142वां बताना बच्चा, ठीक ना, लेकिन 2022 में आपको 50वां स्थान पर है। कितना? 2022 में
50वां स्थान पर है, यानी 8 पायदान के गिरावट दर्ज की गई है। ये बातें भी आप सबको पता होना चाहिए। किसे मई 2022 में गूगल ने सार्वजनिक नीति के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? सहस मल्होत्रा को, अर्चना गुलाटी को, अंकुश प्रकाश को या हर्षवर्धन श्रृंखला को? तो अर्चना गुलाटी, ये अर्चना गुलाटी साहिबा जो हैं, ये आपको गूगल के आपको नई सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। ठीक, तो इस तरह से आप सबके सामने महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला रहे। आप सबने शानदार तरीके से प्रश्नों का जवाब दिया, इसके लिए तहे दिल से आप सबको शुक्रिया। चलिए जल्दी जल्दी आप सब भी पढ़ाई कर लिए हैं, खाना पीना खाइए और आराम से एकदम 10-11 बजे तक सो जाया करिए। और जो है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज कहा गया ना हमारे में, जल्दी बेड पर जाइए और जल्दी उठिए, ये सही सिद्धांत है। और इस सिद्धांत पर पूर्वज जो थे उन्होंने काम किया, हमारे पूर्ववर्ती लोग वो सफल भी रहे। तो जितना जल्दी बेड पर, हम लोग आजकल उल्टा नियम बना लिए हैं, जल्दी नहीं देर से सोते हैं और 9 बजे तक सोते हैं। तो ये फायदेमंद तो है नहीं, क्योंकि आप प्रकृति के अनुसार तो चल नहीं रहे, प्रकृति के विपरीत काम कर रहे हैं, तो सफलता भी इसीलिए देर सवेर लोगों को मिलने लगती है। ठीक, हम कर्म तो करते हैं लेकिन प्रकृति के विरुद्ध जाकर। जैसे नदी उफान में है और नदी की विपरीत धारा में बहेंगे तो क्या होगा, हम डूब जाएंगे। ठीक ना, हम बहुत अच्छे तैराक होंगे तो भी। तो इसीलिए कहा जाता है कि परिस्थितियों के अनुरूप काम करिए, परिस्थितियों के विपरीत जाकर कार्य मत करिए। तो हम सब परिस्थिति के अनुरूप और अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज वाले सिद्धांत पर काम करेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत, इन्हीं कामनाओं के साथ शुभ संध्या, नमस्कार। ठीक ना, तो बाय बाय सबको।